एक छोटे से गांव में भगवती नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देख चुकी भगवती के दो बेटे थे। बड़े का नाम जगदीश और छोटे का नाम दिनेश। भगवती का सपना था कि उसके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और दुनिया में अपना नाम कमाएं, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसके सपनों को सीमाओं में बांध दिया। जगदीश थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन इस ज्ञान के कारण उसमें घमंड आ गया था। दूसरी ओर दिनेश सीधा साधा और कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हर बात में सरलता और सच्चाई को तरजीह देता। भले ही दोनों भाइयों में स्वभाव का अंतर था, फिर भी घर में सुख शांति का माहौल था। भगवती ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी और अपने कर्तव्यों से मुक्ति का अनुभव कर रही थी। अब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि दोनों भाई हमेशा इसी तरह मिलजुल कर रहें, जैसे बचपन में एक दूसरे का हाथ थामे रहते थे। भगवती के दोनों बेटों के पास विरासत के नाम पर बस एक छोटा सा घर ही था। शादी के बाद परिवार बढ़ा तो खर्चों की जरूरतें भी बढ़ गईं। एक दिन जगदीश ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, देखो शोभा, इस गांव में रहकर गुजारा मुश्किल है। हमें पेट पालने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। शोभा ने थोड़ी चिंतित होकर पूछा, पर गांव में कोई काम नहीं है क्या? और तुम शहर चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? जगदीश ने दृढ़ता से जवाब दिया, गांव में मेरे लायक कोई काम नहीं है। मैं दिनेश की तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं कर सकता। मैंने पढ़ाई की है, इसलिए शहर जाकर अपनी काबिलियत के मुताबिक कुछ करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौटकर सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह जगदीश गांव को छोड़ उम्मीदों से भरे मन और बड़े सपनों को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर में काम के सिलसिले में अधिकतर समय बाहर रहने के कारण जगदीश अब गांव कम ही आ पाता था और उसकी अनुपस्थिति से शोभा अकेली और परेशान रहने लगी। उसकी चिड़चिड़ाहट अब गुस्से में बदलने लगी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार जब जगदीश गांव आएगा तो वह उससे खुलकर अपनी शिकायतें जरूर करेगी। कुछ दिनों बाद जब जगदीश घर आया तो शोभा ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा, आप तो आराम से परदेश चले जाते हैं और मुझे यहाँ अकेले छोड़ देते हैं। नहीं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। या तो मुझे भी अपने साथ शहर ले चलिए या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जगदीश ने उसे शांत करने की कोशिश की। शोभा, तुम्हें यहाँ कौन सी तकलीफ है? शहर में ना घर का ठिकाना है ना कोई स्थिरता। यहाँ माँ, छोटा भाई दिनेश और उसकी पत्नी सरोज हैं। फिर किस बात की कमी महसूस होती है तुम्हें? अगर कोई बात है तो माँ को बताओ। शोभा तैश में आकर बोली, यही तो बात है, यहाँ सबकी सेवा करती रहूं और आप वहाँ मजे में रहें। क्या मैं यहाँ सबकी नौकरानी बनकर रहूं? और आपके छोटे भाई दिनेश, वो तो अपनी पत्नी को मायके भेजने तक को तैयार नहीं होते, लेकिन आपने तो जैसे मुझे भुला ही दिया। कहीं वहाँ किसी और के साथ घर तो नहीं बसा लिया? जगदीश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कड़े स्वर में कहा, शोभा, मैं शहर में काम करने जाता हूँ, मजे करने नहीं। बस अब बहुत हो गया। शांत हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। भगवती काफी देर से बहू और बेटे की तीखी बातचीत सुन रही थी। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने दखल देते हुए कहा, बहू, ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देखो सरोज भी तो है, कितनी सरल और समझदार। कभी एक शब्द भी नहीं सुनने को मिलता उनसे, और तुम हो कि तुम्हारी शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारे दो बच्चे हैं, अब उन्हीं में मन लगाओ और जगदीश को बाहर जाकर कमाने दो। सास की बात सुनकर शोभा का गुस्सा और भड़क उठा। वह आवेश में बोली, हाँ, इस घर में तो सब सीधे हैं, बस मैं ही तेज लगती हूँ सबको। अगर सच में मुझ में ही कांटे हैं तो मैं ही चली जाती हूँ। चलिए, कहाँ जाऊं? मर ही जाती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भगवती ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोली,
बेटी, ऐसा लगता है जैसे मन में बहुत जहर भरा हुआ है जो अब बाहर आ रहा है। लेकिन ये मरने की धमकियां हमें मत दो, समझी? शोभा तिलमिला उठी। तो आपको धमकी लगती है मेरी बात? ठीक है, अब मैं मरकर ही दिखाऊंगी। यह कहते हुए शोभा गुस्से में कुएं की ओर दौड़ पड़ी। भगवती ने घबराकर जोर से चिल्लाया, अरे जगदीश, रोक उसे, कहीं सच में कुछ अनर्थ न कर बैठे। जगदीश ने लापरवाही से कहा, माँ आप चिंता मत करो, औरतों को तो नाटक दिखाने की आदत होती है, कहीं नहीं जाएगी, बस मुझे डराने की कोशिश कर रही है। भगवती का दिल बैठा जा रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे तो लग रहा है कि आज वो सच में कुछ गलत कदम उठा लेगी। मुझसे तो अब इस बुढ़ापे में भागा भी नहीं जाएगा। दिनेश, सरोज, बेटा भू, जल्दी बाहर आकर देखो, ये शोभा कहाँ जा रही है। जैसे ही दिनेश और सरोज दौड़ते हुए बाहर आए, उन्होंने देखा कि शोभा कुएं की ओर भाग चुकी थी। वे उसे रोकने के लिए पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोभा ने कुएं में छलांग लगा दी थी। उनकी चीखें सुनकर पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और उसे बचाने के लिए कोशिशें करने लगे। हर कोई अपने अपने ढंग से उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब तक शोभा को कुएं से बाहर निकाला गया, गुस्से और निराशा की ज्वाला में उसकी जिंदगी बुझ चुकी थी। जिंदगी की यह दारुण कथा यहीं समाप्त हो चुकी थी, एक ऐसे अंत के साथ जो किसी ने न चाहा था। शोभा अपने 1 साल की नन्ही बेटी और 3 साल के मासूम बेटे को छोड़कर इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। जगदीश का कलेजा फट रहा था। वह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, ये क्या कर गई तुम शोभा? इतनी सी बात पर कोई अपनी जान देता है भला? क्या तुमने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? पर जो होना था वो अब हो चुका था। कुछ समय बाद शोभा का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बच्चे उस घर में अकेले रह गए, एक माँ की ममता से दूर। उसकी नन्ही बेटी मानवी, जो अभी माँ के दूध के लिए तरस रही थी, समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अब उसे कभी गोद में भी नहीं उठाएगी। 3 साल का बेटा मोहित, जिसे अभी इस दुनिया की सच्चाइयों का भान नहीं था, उसे तो बस ऐसा लग रहा था मानो ये सब एक खेल हो, एक ऐसा खेल जिसमें उसकी माँ थोड़ी देर में फिर लौट आएगी। घर के आंगन में उन मासूम चेहरों पर अनजाना इंतजार और मासूमियत भरी नजरें किसी चमत्कार की उम्मीद में टकटकी लगाए थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन मासूम मोहित धीरे से सरोज के पास आकर बोला, चाची, माँ सच में मर गई है ना? अब मैं और मानवी किसे माँ कहेंगे? क्या हमारी माँ कभी वापस नहीं आएंगी? सरोज का दिल भर आया। उसने मोहित को सीने से लगाते हुए प्यार से कहा, बेटा, तेरी माँ मरी नहीं है, अभी वो तुम्हारे दिल में जिंदा है। मैं हूं ना, आज से मैं ही तुम दोनों की माँ हूं। मैं तुम्हें और मानवी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। फिर सरोज ने मन ही मन शोभा की तस्वीर के आगे जैसे गहरा मनुहार किया। जीजी, आपको इन फूल जैसे बच्चों पर भी दया नहीं आई? जेठ जी के बारे में नहीं, पर कम से कम इन मासूम बच्चों का तो ख्याल किया होता। अब मैं कहाँ से लाऊं इनकी माँ को वापस? आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर कैसे जा सकती हैं? सरोज की बातें सुनकर वहां खड़ी भगवती की आंखें भी भर आईं। वह जानती थी कि सरोज का दिल कितना विशाल है। उस पल से सरोज ने अपने दिल में एक नई प्रतिज्ञा कर ली। अब वह इन बच्चों के जीवन में एक सच्ची माँ की तरह हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहेगी। भगवती बोली, माँ बनना इतना आसान नहीं होता सरोज। जब तेरी खुद की औलाद होगी तब तुझे ये बच्चे बोझ लगने लगेंगे। अपनी माँ तो अपनी ही होती है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सरोज ने आंखों में दृढ़ता और दिल में करुणा लिए उत्तर दिया, माँ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बच्चे अब मेरे भी हैं। भाई साहब तो 13वीं के बाद फिर से शहर चले जाएंगे।
ऐसे में अगर मैं ही इनका सहारा नहीं बनूंगी तो फिर कौन बनेगा? मुझे ही इनकी माँ बनना पड़ेगा। सास बहू की बातें सुनकर पास खड़े दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरोज, तूने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, पर इसे निभाने का प्रण लेकर तूने सच्ची श्रद्धांजलि दी है शोभा भाभी को। इस जिम्मेदारी को ऐसे निभाना कि भाभी की आत्मा को भी शांति मिले और इन बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस न हो। उस क्षण में सरोज का दिल एक नई शक्ति से भर गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह शोभा के बच्चों के लिए एक सच्ची माँ की तरह हर खुशी और हर दुख में उनके साथ खड़ी रहेगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सरोज ने भी अपने 2 बेटों को जन्म दिया। अब उसके सिर पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और इन सभी की एक साथ परवरिश करना आसान नहीं था। हर दिन सरोज के समर्पण और ममता की गवाही देता था। सभी कहते, सरोज, कौन कहेगा कि मोहित और मानवी तेरे अपने बच्चे नहीं हैं? सरोज मुस्कुराते हुए जवाब देती, अब तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मैं सिर्फ 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और मैं चारों की माँ हूँ। मगर उसका मन तब टूट जाता जब जेठ जी शहर से आते और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही खिलौने लाते। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। 2 खिलौने लेकर आए और सरोज के बच्चे बस उनके हाथों को ताकते रह गए। सरोज ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में कहीं एक कसक रह गई। एक दिन सास ने सरोज की आंखों में ये पीड़ा देख ली और समझ गई। उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, दिल पर मत ले बहू, वो बचपन से ही ऐसा है, इसी वजह से तो उसकी शोभा से कम बनती थी। पर जब वो तेरे बच्चों में भेद करता है तो तू भी क्यों अपने बच्चों का दिल तोड़े? आखिर कब तक तू अपने बच्चों का मन मारती रहेगी? सरोज ने गहरी सांस लेते हुए सास के शब्दों पर विचार किया, पर उसका दिल एक माँ का दिल था। उसने ठान लिया कि बड़ों के दिल में चाहे जो हो, वह अपने मासूम बच्चों में कोई भेद नहीं करेगी और उन्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। इस तरह दिनेश और सरोज हमेशा पहले जगदीश के बच्चों का ख्याल रखते, फिर अपने बच्चों का। इसी तरह वक्त का पहिया चलता रहा। बच्चे बड़े हो गए और सरोज का त्याग और ममता उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ता गया। फिर वह खास दिन भी आ गया जब जगदीश के बेटे मोहित का विवाह आरती के साथ हो गया। शादी के बाद भगवती ने आरती से मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं चैन से मर भी सकती हूँ, कोई चिंता नहीं रही। बस एक बार मोहित के बेटे का मुखड़ा देख लूं, फिर मेरी आंखें भी बंद हो जाएं, तो कोई गम नहीं। मोहित ने अपनी दादी को गले लगाते हुए हंसकर कहा, अरे मेरी प्यारी दादी, आप तो मेरे बेटे क्या, मेरे बेटे के बेटे को भी देख कर ही जाएंगी। आपकी दुआओं का असर मुझ पर भी रहेगा और आने वाली पीढ़ियों पर भी। उनके हंसी खुशी भरे पलों में मोहब्बत और परिवार का वो अटूट बंधन साफ झलक रहा था। कुछ दिन यूं ही हंसी खुशी बीत गए, लेकिन मोहित ने गौर किया कि उसकी चाची, जिन्हें वह अपनी मां मानता है, रोजाना रसोई में ही लगी रहती हैं। एक दिन उसने आरती से कहा, अरे आरती, ये माँ हर दिन खाना क्यों बना रही हैं? कल भी दोनों वक्त का खाना माँ ने ही बनाया था। खाना तो तुम भी बना सकती हो। तुम्हारे रहते उन्हें काम करते देख मुझे अच्छा नहीं लगता। आरती ने झुंझलाकर कहा, क्या जी, दिन रात बस माँ की ही फिक्र रहती है आपको? सारी बातें उनकी ही मानते रहते हो। याद रखो, वो तुम्हारी असली माँ नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारी चाची है। और चाची चाची ही होती है। मानमा करके तुम किसी और चीज के बारे में सोचते ही नहीं। मोहित ने शांत स्वर में कहा, आरती, हमारी माँ तो हमें उस उम्र में छोड़ गई थी जब हमें माँ का मतलब भी नहीं पता था। चाची ने ही हमें माँ बनकर पाला, हर सुख दुख में साथ दिया। अगर उन्हें माँ कहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? आरती ने कटाक्ष करते हुए कहा, आपके भोलेपन का फायदा उठा रही हैं वो। किसी को नजर नहीं आती उनकी चालाकी। सोचा होगा माँ नहीं रही, बाप परदेस में है, एक बेटी है जो शादी के बाद चली जाएगी और रहेंगे सिर्फ आप।
इसलिए उन लोगों ने ऐसे दांव खेले कि आप उनके बन जाएं। असल में उनके दिल में बस आपकी जायदाद पर कब्जा जमाने की लालच है। आपके साथ साथ आपकी जमीन को भी हड़पना चाहते हैं। मोहित का चेहरा कठोर हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, बस आरती, अब चुप हो जाओ। मुझे सिर दर्द होने लगा है और पता नहीं तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो। ये सब फालतू बातें अब कभी न कहना। मोहित के शब्दों में अपने परिवार के लिए प्यार और सम्मान झलक रहा था। वहीं आरती की बातों ने उनके रिश्ते में एक खटास की परछाई ला दी। मोहित पूरी रात इन बातों को लेकर बेचैन रहा। एक और उसे आरती की बातों में कुछ सच्चाई भी नजर आने लगी। कहीं वो सही तो नहीं कह रही, कहीं सच में उसके अपने ही उसे धोखा तो नहीं दे रहे। आखिर सरोज माँ की जमीन भी तो उनसे ज्यादा थी और इस ओर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या इसलिए सरोज माँ उसे इतने लाड प्यार से संभालती हैं? सुबह होते ही आरती ने फिर उसे टोका, अब क्या सोच रहे हो? कुछ समझ आया या नहीं? मैं तो कहती हूँ, जब तक दादी जिंदा है दस्तक कराकर बंटवारा करवा लो। हमारा हिस्सा भी पक्का हो जाएगा और ये मामा का राग भी खत्म। देखना, वो माँ बनकर बस तुम्हारा हिस्सा हड़पना चाहती है। मोहित असमंजस में था। दिल एक और उसके बचपन की उन मीठी यादों को संजोए था जो सरोज माँ के साथ बीती थी, और दूसरी ओर आरती के तर्क जो उसके मन में शक की दीवार खड़ी कर रहे थे। बरसों से जो रिश्ता माँ और बेटे का सा बन गया था, उसे एक पल में मोहित की पत्नी आरती ने आकर झूठा साबित कर दिया। जिस बात का कभी मोहित के मन में ख्याल भी नहीं आया था, वही आरती के तर्कों और शक की वजह से अब उसकी सोच का हिस्सा बन गया कि सरोज माँ नहीं, बस उसकी चाची है। अब मोहित के कई दिन इसी उलझन में गुजर गए कि वह इस बारे में दादी से बात कैसे करे। मन में हिचकिचाहट थी, मगर आरती के कहे शब्द हर रोज उसे कचोटते। आखिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और दादी के पास जाकर इस विषय पर बात करने का मन बना लिया। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक बोझ भी था जिसे हल्का करने का समय आ गया था। मोहित धीरे धीरे दादी के पास पहुंचा और बोला, दादी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा ठहर, बैंड बाजे आते ही होंगे। मोहित चौंक गया। दादी, ये आप क्या कह रही हो? दादी हंस पड़ी। अरे भई, तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैंड बाजे बुलवाने पड़ेंगे क्या? जो कहना है सीधा सीधा कह दो, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? मोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला, दादी ये बताओ, हमारे घर की जो जमीन है वो किसके नाम पर है? दादी ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, ये तू आज क्या पूछ रहा है? आज तक तेरे बाप या चाचा ने भी कभी मुझसे ये सवाल नहीं किया। मोहित ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, दादी, हमें इस जमीन के कागज पक्के करवा लेने चाहिए। मतलब उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। दादी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इस जमीन के कभी कागज नहीं बने। पहले कहाँ होते थे कागज? तुम्हारे बाप दादा पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं, उन्हें कभी किसी पक्के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब तुम्हें ये जरूरत कैसे महसूस होने लगी? दादी की बातों में बसी सरलता और विश्वास ने मोहित को असमंजस में डाल दिया। मोहित ने धीरे से दादी के पास बैठते हुए कहा, दादी, सोचिए, अगर किसी का मन बदल गया और एक ने ही सारी जमीन पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? मेरी मानिए, पक्की रजिस्ट्री करा लें। घर दो हिस्सों में बंट जाएगा तो आगे कोई सिरदर्दी नहीं होगी। आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक रहेगा, पर कल को अगर आप हमारे बीच नहीं रहीं तो कम से कम सब कुछ साफ साफ बंटा रहेगा और कोई विवाद नहीं होगा। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आवाज में गहरी दृढ़ता थी। खबरदार, मेरे जीते जी इस घर के बंटवारे की बात भी मत करना। बंटवारा? तुमने यूं ही कह दिया, पर जानते भी हो इसका क्या मतलब है? मेरा दिनेश, तुम्हारा चाचा, जो हर वक्त तुम सबका ख्याल रखता है,
तुम लोगों के लिए जी जान लगाता है। उसने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की, नहीं उसके बच्चों ने। फिर तू ये कैसे कह सकता है कि मैं इस घर का बंटवारा कर दूं? मोहित कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दादी, ये तो एक दिन होना ही है। आप बस बैठकर ठंडे दिमाग से इस पर सोच लें। दादी की आंखों में हल्की नमी आ गई। घर के बंटवारे का ख्याल ही उनके लिए असहनीय था। भगवती जब किसी भी तरह नहीं मानी तो मोहित चुपचाप चला गया। मोहित को असफल देख आरती ने तीखी आवाज में ताना मारते हुए मोहित को सुनाया, कुछ भी हो जाए, ये बुढ़िया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। क्योंकि वो दिनेश चाचा से ही नहीं, बल्कि उनके बेटों संजीत और अमन से भी बेहद प्यार करती है। आरती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे माँ ने हम चारों को हमेशा एक जैसा प्यार दिया, वैसे ही दादी ने भी कभी हम में फर्क नहीं किया। मोहित ने कहा, तुमसे तो बात करना बेकार है। हर बात को अपनी माँ पर ले आते हो। अच्छा एक काम करो, इस बार जब पिताजी शहर से आएंगे तो उनसे बात करना। पूछना कि हमारी और उनकी जमीन बराबर कैसे की जा सकती है या उनकी जगह हमें कैसे मिले ताकि ये हिस्सा हमारे पास आ सके। आरती के यह कहने पर मोहित ने कुछ चिढ़ते हुए आरती से कहा, आरती तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हो। अगर वो लोग इधर आ भी गए तो कैसे रह पाएंगे, और बैठक भी तो उनकी तरफ है। तुम जानती हो कि सारे रिश्तेदार वहीं आकर ठहरते हैं। आरती ने तब दृढ़ता से कहा, यही सोच रही हूँ कि अगर बैठक को दुकान बना देंगे तो बाहर की दुकान का किराया भी बचेगा और तबेले में बच्चों के लिए एक बड़ा सा कमरा बना सकते हैं। पता नहीं तुम दिमाग से क्यों नहीं सोचते। आरती की ऊंची ऊंची ख्वाबों का असर अब मोहित के ख्यालों पर भी होने लगा था। एक दिन मोहित को बुखार चढ़ा तो सरोज घबराकर आरती से बोली, बहू ठंडा पानी लाओ, मुझे दो। मैं इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दूंगी तो बुखार जल्दी उतर जाएगा। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची जी मैं कर लूंगी। मैंने इन्हें बुखार की दवाई भी दी है, थोड़ी देर में बुखार खुद ही उतर जाएगा। सरोज ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, ऐसे कैसे उतर जाएगा बहू? इसका माथा तो तप रहा है। थोड़ा तेल की मालिश कर देती हूँ, इसे ठंडक मिलेगी। आरती ने जवाब दिया, चाची जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे इनकी चिंता ही नहीं है। सारी फिक्र बस आपको ही है। सरोज ने प्यार से उसे टोका, बहू कितनी बार कहा है कि मुझे चाची मत कहा करो, माँ कहा करो। मोहित की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हुई। चाची जी आप जाइए, शायद संजीत भैया आपको बुला रहे हैं। आरती ने सरोज को बहाना बनाकर वहां से भेज दिया ताकि उससे छुटकारा मिल सके। सरोज समझ गई थी कि बहू उसके साथ हमेशा अजनबी जैसा व्यवहार करती है, लेकिन मोहित के लिए उसकी ममता उसे वहां से दूर नहीं जाने देती थी। हफ्ता बीत गया, मगर मोहित का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सरोज की चिंता दिन रात बढ़ती ही जा रही थी। वह बार बार मोहित के पास जाती और उसे देखती और बस उसका चेहरा देखकर ही उसे थोड़ी तसल्ली मिलती थी। क्या बात है सरोज, बहुत परेशान लग रही हो? उसके पति दिनेश ने सरोज से पूछा। नहीं तो जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारी आंखों में मोहित के लिए जो फिक्र है वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जब आरती बहू तुम्हें वहां कुछ करने ही नहीं देती तो बार बार क्यों जाती हो? सरोज की आंखें भर आईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ हूं ना इसलिए। फिर उसकी आवाज भर्राई और उसने यादों में खोते हुए कहा, मोहित जब 3 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वो नन्हा सा तुतलाता हुआ मुझसे लिपट गया था। पहली बार जब उसे अपनी छाती से लगाया तब मुझे माँ होने का एहसास हुआ। उससे पहले मैं कहाँ माँ थी। तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। अब आप ही बताइए मैं उसकी तकलीफ कैसे देख सकती हूँ? मुझसे सहा नहीं जाता। सरोज, तुमने कभी अपने संजीत और अमन की इस तरह चिंता नहीं की।
दिनेश ने तंज किया। वो शायद कभी इतने बीमार भी तो नहीं पड़े। अच्छा, मैं उसके लिए काढ़ा बनाकर ले जाती हूँ। क्या पता उसी से उसे आराम मिल जाए। सरोज ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। अब रहने दो, दिनेश ने धीमे से कहा। मैं सुबह मोहित को अस्पताल ले जाऊंगा। बुखार ने जड़ जमा लिया है। ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा। अगले 4 दिन मोहित अस्पताल में रहा और सरोज दिन रात उसके पास बैठी उसकी सेवा करती रही। जब मोहित के बीमार होने की खबर जगदीश तक पहुंची तो वह भी तुरंत गांव लौट आया। मोहित बेटा, क्या हुआ? तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अब ठीक तो हो ना? जगदीश ने चिंतित होकर पूछा। मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पिताजी, मलेरिया हो गया था पर अब ठीक हूँ। 4 दिन पहले ही अस्पताल से घर आया हूँ। अब जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। जगदीश के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन सरोज की आंखों में अब भी वही ममता और चिंता की लकीरें बाकी थी। जगदीश को शहर से वापस आए अब कई दिन हो चुके थे और आरती के मन में खलबली मची हुई थी कि मोहित आखिर कब पिताजी से जमीन के बारे में बात करेंगे। एक दिन उसने तंज करते हुए कहा, लगता है आपके मुंह में दही जम गया है। इतने दिन हो गए लेकिन पिताजी से एक शब्द भी नहीं बोले। मोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, कर लूंगा बात। पिताजी कहीं भागे तो नहीं जा रहे? सच कहूं तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ कहने की। आरती की आवाज में नाराजगी थी। ठीक है, तो चुपचाप बैठे रहो और अपना हक किसी और को लेते देखो। देख लेना, 3 साल हो गए लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन संजीत और अमन ही सारी विरासत के मालिक बनेंगे और हम दोनों उनके नौकर बनकर रहेंगे। आरती की बातें मोहित के मन में भी हलचल पैदा कर देती थी, लेकिन वह फिर भी चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता था। किंतु इस बार आरती ने मोहित की सबसे गहरी और दुखने वाली रग पर हाथ रख दिया था। मोहित तिलमिला गया और झल्लाते हुए बोला, अब चुप भी हो जाओ आरती। औलाद नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा भी नहीं कि कभी होगी ही नहीं। शायद किस्मत में अभी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। सोचती हूँ कि अगर जमीन का बंटवारा हो जाए तो शायद अपने हिस्से में जाने के बाद मेरी गोद भी भर जाए। मगर मेरी सुनता कौन है? आरती की बातों ने मोहित को इस कदर झकझोर दिया कि वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे जगदीश के पास पहुंच गया। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, उसने झिझकते हुए कहा। जगदीश ने उसकी बेचैनी भांप ली और गंभीर होकर बोले, बोलो बेटा। क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ पिताजी, मोहित ने भारी दिल से कहा। आप तो घर में ठहरते ही नहीं। घर में रुकते तो कुछ बात भी कर पाते। जगदीश ने उसे डांटते हुए कहा, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या कहना चाहता है। मोहित ने एक गहरी सांस ली, सोचते हुए कि अब कैसे अपनी बात रखे। पिताजी, हमारे घर में कोई दोष है, शायद इसी वजह से आरती मां नहीं बन पा रही, मोहित ने उदास स्वर में कहा। 3 साल हो गए और मैं अब भी पिता बनने के सुख के लिए तरस रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम चाचा के हिस्से में चले जाएं और वो इधर आ जाएं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो कहता हूँ अपनी अपनी जमीन की पक्की रजिस्ट्री भी हो जाए ताकि आने वाले समय में हमारे परिवारों में कोई झगड़ा न हो। जगदीश ने हैरानी से कहा, तेरा मतलब है कि जमीन का बंटवारा हो जाए? ये क्या कह रहे हो मोहित? भला ऐसे कैसे होगा? माँ तो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगी और दिनेश, वह भला ऐसा क्यों मानेगा? उसके पास तो पहले से ही हमसे ज्यादा जमीन है। मोहित ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। पिताजी, आपको भी लगता है ना कि उनके पास ज्यादा जमीन है? तो फिर आप अपना हक क्यों छोड़ रहे हैं? जगदीश ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और मोहित की बातों में छिपी बेचैनी उसे अंदर तक महसूस हुई। किसी भी तरह दादी को मनाओ पिताजी, ताकि वह जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर कर दे।
मोहित ने सुझाव दिया। और रही बात दिनेश चाचा की, तो वे तो इतने सीधे हैं कि बिना किसी परेशानी के मान जाएंगे। जगदीश ने मोहित की बात पर सहमति जताई। कह तो तू सही रहा है, यह तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि आधे से ज्यादा जमीन तो वो लोग ही दबाए बैठे हैं। अब उनका बेटा भी जवान हो गया है और उनका रोजगार भी अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में वे हमसे कहीं ज्यादा रईस हो जाएंगे। मोहित की आंखों में एक चमक थी। तो पिताजी, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह जगह भी हमारी हो जाए और चाची और चाचा या किसी और को भनक भी न लगे। फिर दोनों बाप बेटे दिमाग लगाते रहे, एक योजना बनाते रहे। सब तय कर लेने के बाद वे भगवती के पास पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनका पहला कदम सफल हो जाएगा। दिनेश को देखकर भगवती शिकायत भरे स्वर में बोली, तुझे तो अब माँ के पास बैठने की भी फुर्सत नहीं है जगदीश। जगदीश ने बनावटी प्यार दिखाते हुए माँ से कहा, माँ, तुम्हारी शिकायतें तो मैं कभी पूरी तरह से दूर नहीं कर पाऊंगा, ये तो तुम भी जानती हो। शहर में रहता तो हूँ, मगर दिल और ध्यान तो यहीं तुम्हारे पास ही लगा रहता है। आज प्रधान जी के पास गया था। उन्होंने जबरदस्ती बिठा लिया और बड़े गंभीर लहजे में बताया कि अब एक नया नियम आ रहा है, जिसके तहत हमें अपनी जमीन जायदाद के कागजात साबित करने होंगे। अगर हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं हुए तो सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी बेचैनी है। कैसे कैसे मेहनत से हमने ये जमीन संजोई थी, और अब यह डर कि कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। सरकार कह रही है तो कागज तो बनवाने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ दिन के लिए काम भी छोड़ना पड़ेगा और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। भगवती को समझ आ गया था कि दस्तखत कर देने से जमीन कानूनी तौर पर उनकी हो जाएगी, लेकिन उसे यह जरा भी एहसास नहीं था कि यह उसके बेटे और पोते की चाल है, जो अपनी ही माँ और दादी को धोखा देने पर आमादा थे। भगवती ने अपने छोटे बेटे दिनेश को बुलाया और सारी बातें बताईं। दिनेश ने कहा, कोई बात नहीं माँ, जब आप कहेंगी मैं आपके साथ चल दूंगा। उधर मोहित अंदर ही अंदर बेहद खुश था, क्योंकि सब कुछ उसी की योजना के अनुसार चल रहा था। 2 दिन में उन्होंने संपत्ति के संपूर्ण कागजात तैयार कर लिए और फिर 2 दिन बाद वो सब कचहरी पहुंच गए कागजात लेकर। मोहित की चाल धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। जगदीश ने वकील को कागजात दिखाए तो वकील ने भगवती से सवाल किया, माताजी, क्या यह सब आपकी सहमति से हो रहा है? भगवती ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ वकील साहब, सब मेरी सहमति से ही है। आखिर जो मेरा है वो मेरे बच्चों का ही तो होना चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बाद उनकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। भला मैं अपनी जमीन किसी और के नाम क्यों करूं? वकील ने फिर दिनेश से भी यही सवाल किया। दिनेश ने सिर झुकाकर कहा, वकील साहब, मैं इस बारे में क्या कहूं? मेरे बड़े भाई और माँ जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। जगदीश और मोहित ने अपनी बातों से उन्हें ऐसा घेरा था कि भगवती और दिनेश ने बिना कुछ सोचे समझे सभी कागजात पर सहजता से दस्तखत कर दिए। एक हस्ताक्षर के साथ जमीन, रिश्ते और 2 परिवार बंट गए और भगवती और दिनेश को इसकी भनक तक नहीं लगी। आज आरती बहुत खुश थी। उसके मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। घर पहुंचते ही भगवती बोली, ला जगदीश, वो कागज मुझे दे दे। तू तो बाहर रहता है और आजकल के बच्चों का भरोसा भी नहीं, कहीं इधर उधर ना खो दे। जगदीश थोड़ा हड़बड़ाया, अरे माँ, गजब हो गया, मैंने तो कागज देखे ही नहीं थे। क्या हुआ जगदीश, परेशान क्यों लग रहा है? भगवती ने चिंता से पूछा। जगदीश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, ये तो सरकार ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। हमारी जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब एक तरफ का हिस्सा दिनेश का है और दूसरी तरफ का हमारा। देख, इस पर सरकारी मोहर भी लगी हुई है। अब बताओ मैं क्या करूं? जी तो कर रहा है कि जान दे दूं।
दिनेश ने बड़े सहज स्वर में कहा, भैया, सरकारी काम तो सरकारी ही होते हैं, इसमें बेकार की चिंता लेकर क्या फायदा। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, आखिर सरकार का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। चलो अब तुम सब लोग हमारे हिस्से में आ जाओ और हम तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। कोटक कचहरी के झंझट में पड़कर तमाशा बनाने का क्या फायदा। इस तरह सब कुछ बिना बहाने और बिना झूठ के ही हल हो गया और जगह का बंटवारा भी हो गया। एक लंबी लड़ाई की संभावनाएं खत्म हो गईं और सब कुछ सहजता से तय हो गया। दिनेश जैसे ही घर में घुसा उसने देखा कि सरोज की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। चौंकते हुए वह बोला, अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? सब कुशल मंगल तो है न? सरोज ने आंसू पोंछते हुए कहा, सब कुशल है। आखिरकार आप लोग घर का बंटवारा कर ही आए। दिनेश ने हल्की सी निराशा से जवाब दिया, नहीं भाग्यवान, ये सब तो सरकार की मर्जी थी। अगर हमने ऐसा न किया होता तो हमारी जमीन पर सरकार कब्जा कर लेती। क्या हम फुटपाथ पर चले जाते? सरोज गहरी सांस लेकर बोली, कोई सरकार कब्जा नहीं कर रही थी। यह सब मोहित और आरती की चाल थी। मैंने उन्हें बातें करते हुए सब कुछ सुना है। उन्होंने पहले से ही यह सब योजना बना रखी थी। दिनेश के चेहरे पर यह सुनकर सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने उसके भरोसे को ठेस पहुंचाई हो। जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने सालों तक पाला पोसा, उसी ने आज मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। सरोज की आवाज में दर्द छलक रहा था। आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? सुनकर भी यकीन नहीं होता कि मोहित और बहू ने हमारे साथ ऐसा किया। दिनेश ने सांत्वना देते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो, हमें यह घर खाली करना होगा। सरोज ने ठहरी हुई आंखों से घर की दीवारों को देखा और बोली, कैसे खाली कर दूं यह घर? इसी घर में ब्याह कर आई थी, यही सिंदूर सजाया, यही संजीत और रमन पैदा हुए। मन तो यही है कि जब मेरी अंतिम विदाई हो तो इसी घर से हो। फिर वह गहरी निराशा से बोली, आप बड़े सीधे हैं संजीत के पिताजी। इतनी चालाकी आपको क्यों समझ में नहीं आई? जितना पैसा आपने मोहित और मानवी पर लगाया, अगर अपने बच्चों पर लगाया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। दिनेश के पास इसका कोई जवाब न था। उसके सिर पर जिम्मेदारी का बोझ और दिल में पश्चाताप का भारीपन साफ झलक रहा था। दोनों के बीच बहस जारी ही थी कि तभी आरती आकर तीखे स्वर में बोली, चाची, अब तो आपको यहाँ से जाना ही होगा। आखिर कब तक हमारे घर में पड़ी रहेंगी? सरोज ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, बहू जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। मोहित से भी कह दो, अब उसकी माँ की अर्थी ही इस घर से निकलेगी। आरती ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बस करो यह नाटक चाची। मोहित की माँ तो बन गई, लेकिन किया ही क्या है आपने उसके लिए? पूरी जमीन पर कुंडली मारे बैठी हैं आप। अगर इतना ही प्यार था तो हमारा और आपका घर बराबर क्यों नहीं हुआ? आपका घर बड़ा और हमारा छोटा क्यों है? सरोज ने दुखी मन से उत्तर दिया, काश मुझे पता होता कि तुम लोग मन में इतना गुबार लेकर बैठे हो तो हम मिलकर इसका भी हल निकाल सकते थे, लेकिन तुमने तो हमें धोखा ही दे दिया। दिनेश ने धीरे से सरोज का कंधा थपथपाते हुए कहा, चुप हो जाओ संजीत की माँ, चलो उस घर में चलते हैं। मालिक ने चाहा तो वहां भी हम वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक यहाँ रहे हैं। सरोज ने आंसू भरी आंखों से घर को आखिरी बार देखा। मन में एक अधूरी कसक और दिल में बिछड़ने का दर्द लिए वह दिनेश के साथ चल दी। एक समय की बात है, एक गांव में रघुवीर नाम का एक समृद्ध किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, सब युवा, बलिष्ठ और कामकाज में दक्ष। सबसे बड़ा बेटा विवाहिता था, मंझले का विवाह होने ही वाला था और सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। रघुवीर की पत्नी और बहू दोनों समझदार, सुशील और परिश्रमी थी। घर के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से का काम निपटाते थे, सिवाय रघुवीर के वृद्ध पिता के, जो कई वर्षों से दमे की बीमारी से पीड़ित होकर खाट पर पड़े रहते थे।
उन्हें बीमार पड़े 7 साल बीत चुके थे और वह कोई काम करने में असमर्थ थे। रघुवीर के पास 3 बैल, 1 गाय, 1 बछड़ा और 15 भेड़ें थी। खेती बाड़ी खूब होती थी और घर की महिलाएं भी खेतों के काम में हाथ बंटाती थी। अनाज इतना पैदा होता कि पूरे परिवार के लिए काफी था और रघुवीर का परिवार संपन्नता और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन यह सुख चैन सिर्फ तभी तक था जब तक कि उनके पड़ोसी बलराम के लंगड़े बेटे किशन के साथ एक अप्रत्याशित झगड़ा शुरू नहीं हो गया, जिसने घर की सुख शांति सब छीन ली। जब तक रघुवीर का बूढ़ा पिता और बलराम जीते रहे, दोनों परिवारों में प्रेम भाव और आपसी सहयोग बना रहा। एक दूसरे की मदद करना, स्नेहपूर्वक साथ रहना, जैसे पड़ोसियों में होना चाहिए वैसा ही था। मगर जब घर की जिम्मेदारी बेटों के कंधों पर आई तो सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि आखिर यह झगड़ा किस बात पर हुआ। रघुवीर की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। उन मुर्गियों में से एक मुर्गी रोज पशुशाला में जाकर अंडा देती थी। शाम को बहू वहां जाकर अंडा उठा लाती। लेकिन एक दिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि वह मुर्गी बच्चों से डरकर पड़ोसी बलराम के आंगन में चली गई और वहीं अंडा दे आई। शाम को जब बहू पशुशाला में अंडा लेने पहुंची तो वहां अंडा नहीं था। उसने अपनी सास से पूछा, मगर सास को कुछ पता नहीं था। तभी देवर ने कहा, मुर्गी को मैंने पड़ोसी के आंगन में कुड़कुड़ाते देखा था, शायद वहीं अंडा दे आई हो। बहू पड़ोस में पहुंचकर आंगन में अंडा खोजने लगी। इतने में किशन की माँ बाहर आई और बोली, बहू क्या ढूंढ रही हो? बहू ने उत्तर दिया, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, उसे ही खोज रही हूँ। अगर तुमने देखा हो तो बता दो। किशन की माँ ने तीखे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती जो हम तुम्हारे अंडे बटोरेंगी? हमें दूसरों के घर जाकर अंडे खोजने की आदत नहीं है। यह सुनकर बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह भड़क उठी और तकरार करने लगी। किशन की माँ भी कोई कम न थी। उसने बहू की हर बात का 100 जवाब दिया। इतने में रघुवीर की पत्नी, जो बाहर पानी भरने गई थी, गाली गलौज का शोर सुनकर वहां पहुंच गई। उधर से किशन की पत्नी भी दौड़ते हुए आई। अब दोनों तरफ की औरतें मिलकर गालियां देने और लड़ने लगी। इसी बीच किशन, जो खेत से लौट रहा था, शोर सुनकर वहां आ गया और वह भी लड़ाई में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद रघुवीर भी वहां पहुंचा और देखते ही देखते माहौल महाभारत का रूप लेने लगा। गुस्से में रघुवीर ने किशन की दाढ़ी के बाल खींचकर उखाड़ दिए। गांव वालों ने आकर बड़ी मुश्किल से सबको अलग किया, पर किशन इस अपमान से आग बबूला हो गया। उसने अपनी उखड़ी हुई दाढ़ी के बाल हाथ में उठाए और परगने के हाकिम के पास जाकर शिकायत दर्ज कर दी। मैंने यह दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी कि कोई इसे यूं उखाड़ डाले। रघुवीर से हर्जाना लिया जाए। जब रघुवीर को यह सब पता चला तो उसके बूढ़े पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना क्या मूर्खता नहीं है? सोचो तो सही, ये पूरा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे की वजह से हुआ है। कौन जानता है, हो सकता है किसी बच्चे ने अंडा उठा लिया हो। और फिर एक अंडा था कितने का? परमात्मा सबका पालनहार है। अगर पड़ोसी गाली दे भी दे तो क्या हमें भी गाली देकर अपनी आत्मा को कलुषित करना चाहिए? कभी नहीं। अब जो होना था वह हो चुका है। इसे बढ़ाने से कोई भलाई नहीं है। क्रोध तो पाप का मूल है। याद रखो, अगर यह झगड़ा बढ़ाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन बूढ़े की बात किसी ने नहीं सुनी। रघुवीर क्रोध में आकर कहने लगा, किशन को अपने धन का घमंड है। मैं क्या किसी का एहसान खाता हूँ? अगर उसे बड़े घर न भेज दिया तो मेरा नाम भी रघुवीर नहीं। और उसने भी किशन के खिलाफ अदालत में मामला दायर कर दिया। इसी बीच एक दिन किशन की गाड़ी की एक कील खो गई।
उसके घरवालों ने रघुवीर के बड़े बेटे पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी। अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब दोनों परिवारों के बीच लड़ाई न होती हो। बड़ों की दुश्मनी को देखते हुए बच्चों ने भी आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। जब भी औरतें कपड़े धोने नदी पर जाती तो वे काम से ज्यादा झगड़े में व्यस्त रहती। शुरुआत में तो गाली गलौज पर ही बात खत्म हो जाती थी, पर धीरे धीरे दोनों पक्ष एक दूसरे की संपत्ति चुराने लगे। जीना दूभर हो गया था। न्यायालय के कर्मचारी इन अनथीन झगड़ों को सुलझाते सुलझाते थक गए थे। कभी किशन रघुवीर को जेल भिजवा देता तो कभी रघुवीर उसे बंदीखाने में डालने में सफल हो जाता। दोनों कुत्तों की तरह आपस में जितना लड़ते उतना ही उनके दिलों में क्रोध की आग भड़कती जाती। 6 साल तक यही दुष्चक्र चलता रहा। इस दौरान बूढ़े ने अनगिनत बार दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश की, बेटे यह तुम क्या कर रहे हो? बदले की आग में जलना छोड़ दो, आपस का बैर भाव खत्म कर दो और अपने अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों को कष्ट देने से अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। लेकिन उसकी नसीहतें सबके लिए बेमानी थी, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। दोनों पक्ष अपनी दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही गलत की परवाह ही नहीं थी। 7वें वर्ष गांव में एक विवाह का आयोजन हुआ था। गांव के सभी स्त्री पुरुष जमा थे और आपस में बातचीत का दौर चल रहा था। इसी बीच रघुवीर की बहू ने बातचीत के दौरान किशन पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। यह सुनकर किशन का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने आव देखा न ताव, गुस्से में उठकर बहू को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वह 7 दिन तक चारपाई से नहीं उठ सकी। उस वक्त बहू गर्भवती थी। रघुवीर को इस घटना से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने सोचा कि अब तो उसका काम बन गया। गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में किशन को जेल भिजवाना आसान हो जाएगा। रघुवीर तुरंत जाकर किशन के खिलाफ मामला दर्ज करा आया। मुकदमे की तहकीकात हुई, पर पता चला कि बहू को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, इसलिए मामला खारिज कर दिया गया। लेकिन रघुवीर कब हार मानने वाला था। वह तुरंत ऊपरी अदालत में गया और वहां के मुंशी को घूस देकर आदेश लिखवाया कि किशन को 20 कोड़े मारने की सजा दी जाए। उसी वक्त किशन अदालत के बाहर खड़ा था। जब उसने यह सजा सुनी तो गुस्से में बोला, कोड़े मेरी पीठ पर जरूर पड़ेंगे, लेकिन रघुवीर को बिना भस्म किए मैं नहीं छोड़ूंगा। रघुवीर ने तुरंत अदालत में जाकर कहा, हुजूर, किशन मुझे धमकी दे रहा है कि वह मेरा घर जला देगा। कई आदमी इस बात के गवाह है। हाकिम ने किशन को बुलाकर पूछा, यह क्या बात है? किशन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह सब झूठ है, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। लेकिन क्या यह न्याय है कि सच्चा व्यक्ति मारा जाए और झूठा चैन की बंसी बजाए? किशन की सूरत और उसके शब्दों को सुनकर हाकिम को यकीन हो गया कि किशन किसी न किसी तरह रघुवीर को हानि पहुंचाएगा। उसने किशन को समझाने की कोशिश की, देखो भाई, समझदारी से काम लो। भला सोचो, गर्भवती स्त्री को मारना क्या सही था? ईश्वर की कृपा रही कि कोई बड़ी चोट नहीं आई, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। बेहतर यही होगा कि तुम रघुवीर से माफी मांग लो, मैं तुम्हारी सजा को रद्द कर दूंगा। मुंशी ने तुरंत टोका, दफा 117 के अनुसार सजा रद्द नहीं की जा सकती। हाकिम ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहो। परमात्मा को शांति प्रिय है और उसकी इच्छा का पालन करना सभी का धर्म है। किशन ने गंभीरता से उत्तर दिया, हुजूर, मेरी उम्र अब 50 साल हो गई है। मेरा एक विवाहित बेटा भी है। आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए और अब मैं रघुवीर से माफी मांगूं? कभी नहीं। वह भी इस दिन को याद करेगा। यह कहकर किशन वहां से चला तो गया, लेकिन उसकी आंखों में असीम आक्रोश और प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी।
कचहरी गांव से 7 मील दूर थी और रघुवीर को घर लौटते लौटते रात का अंधेरा छा चुका था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि भीतर कोई नहीं था, सभी लोग बाहर गए हुए थे। रघुवीर अकेले कमरे में जाकर बैठ गया और विचारों में डूब गया। कचहरी में किशन के चेहरे का भाव उसे बार बार याद आ रहा था जब कोड़े मारने का हुक्म सुनाया गया था। बेचारा किशन दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। रघुवीर के मन में ख्याल आया, हम दोनों ने बचपन में कितने दिन एक साथ खेलते कूदते बिताए थे। मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर यही सजा मुझे मिलती तो मेरी क्या हालत होती। यह सोचते सोचते उसके दिल में किशन के लिए कुछ करुणा जाग उठी। तभी उसके बूढ़े पिता कमरे में आए और पूछा, किशन को क्या सजा मिली? रघुवीर ने ठंडे स्वर में कहा, 20 कोड़े। बूढ़ा सिर हिलाते हुए बोला, बुरा हुआ बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। इन झगड़ों से जितनी हानि किशन की होगी उतनी ही तुम्हारी भी होगी। सोचो, किशन पर कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? रघुवीर झुंझलाकर बोला, वह फिर ऐसी हरकत नहीं करेगा। बूढ़े ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या वह वाकई तुम्हारे मुकाबले कोई बहुत बड़ा अपराध कर बैठा है? रघुवीर तिलमिला गया और बोला, वाह, आप समझते क्यों नहीं? उसने मुझे कितनी तकलीफें दी हैं। मेरी बीवी मरने से बची और अब वह घर जलाने की धमकी देता है। तो क्या मैं उसकी तारीफ के गीत गाऊं? बूढ़े ने रघुवीर की ओर देखा, उसकी बातों में भरी नफरत को महसूस किया। फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम मुझे घर में पड़ा देखकर मूर्ख समझते हो क्योंकि तुम बाहर की दुनिया देखते हो और मैं यहाँ बंधा हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रोध और द्वेष ने तुम्हारी सोच को धुंधला कर दिया है। तुम्हें केवल दूसरों के दोष दिखाई दे रहे हैं, अपने नहीं। बताओ, किशन ने ऐसा क्या किया जिससे ये हालात बने? क्या एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है? नहीं बेटा, लड़ाई तब होती है जब दोनों पक्षों में आग भरी हो। अगर तुम शांत होते तो यह विवाद कभी न होता। अब सच सच बताओ, उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े? उसका भूसा किसने चुराया? अदालत तक किसने उसे घसीटा? फिर भी सारे दोष किशन के सिर मने जा रहे हैं। असल में गलती तुम्हारी है और यही इस झगड़े की जड़ है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? क्या तुम भूल गए हो कि मैं और किशन के पिता किस प्रेम भाव से रहते थे? अगर किसी के घर में अन्न खत्म हो जाता था तो बिना झिझके एक दूसरे से मांग लिया करते थे। अगर कोई व्यस्त होता तो दूसरे के पशु भी चरा लाते थे। अगर किसी को कोई चीज चाहिए होती तो दूसरा उसे तुरंत दे देता था। न कोई झगड़ा, न कोई मनमुटाव, बस प्रेम और भाईचारे से हमारा जीवन चलता था। और अब तुमने इस रिश्ते को महाभारत बना दिया है। क्या यही जीवन है? हे भगवान, तुम आखिर किस पाप की राह पर चल पड़े हो? तुम घर के मुखिया हो, एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। बालक और स्त्रियों को तुम क्या सिखा रहे हो? गालियां देना, ताने कसना? कल ही तो तारावती पड़ोसिन धनदेवी को गालियां दे रही थी और उसकी माँ पास बैठी सुन रही थी। क्या यही तुम्हारी मर्यादा है? क्या गाली का जवाब गाली से दिया जाना चाहिए? बेटा, महापुरुषों ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो सह लो, वक्त आने पर वह खुद शर्मिंदा होगा। अगर कोई तुम्हारे गाल पर चपत मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, इससे वह लज्जित होगा और अंततः तुम्हारा सम्मान करेगा। अभिमान ही सारे दुखों की जड़ है। तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कुछ गलत कहा? रघुवीर सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, मानो बूढ़े के शब्दों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। बूढ़ा गहरी सांस लेकर फिर बोल उठा, महापुरुषों का वचन कभी असत्य नहीं होता। उनका एक एक शब्द पत्थर की लकीर है। अब तुम अपने जीवन पर विचार करो। जब से इस महाभारत की शुरुआत हुई है, तुम सुखी हो या दुखी? जरा हिसाब लगाओ कि इन मुकदमों,
वकीलों और आने जाने में कितना धन बर्बाद हो चुका है। देखो तुम्हारे बेटे कितने ताकतवर और सुंदर हैं, फिर भी तुम्हारी आमदनी घटती जा रही है। आखिर क्यों? तुम्हारी मूर्खता की वजह से। तुम्हें चाहिए था कि अपने लड़कों के साथ मिलकर खेती का काम संभालो, लेकिन तुम पर तो झगड़े का भूत सवार है जो तुम्हें चैन नहीं लेने देता। पिछले साल जई क्यों नहीं उगी? इसलिए कि समय पर बोई ही नहीं गई। तुम मुकदमे लड़ते रहे जबकि तुम्हें खेती पर ध्यान देना चाहिए था। बेटा अपना काम संभालो। अगर कोई कष्ट दे तो उसे माफ कर दो। परमात्मा उन्हीं से प्रसन्न होता है जो क्षमा करना जानते हैं। इससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। रघुवीर अभी भी चुप था, कोई उत्तर नहीं दे रहा था। बूढ़ा फिर बोला, बेटा अपने बूढ़े और अनुभव से भरे पिता की बात मानो। कचहरी जाओ और किशन से समझौता कर लो। कल बसंत पंचमी का त्योहार है, एक अच्छा मौका है। किशन के घर जाओ, विनम्रता से उसे न्योता दो। अपने घरवालों को भी यही सिखाओ कि बैर भाव छोड़कर आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाए। पिता की बातों ने रघुवीर के मन में हलचल मचा दी। उसे लगा कि पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस निरर्थक लड़ाई झगड़े ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन उसके मन में अब भी यह प्रश्न था कि इस महाभारत को समाप्त कैसे किया जाए। बूढ़े ने उसके मन की बात ताड़ ली और बोला, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में संकोच है, लेकिन लज्जा त्याग कर किशन से दोस्ती कर लो। आग की चिंगारी को शुरू में ही बुझा देना बुद्धिमानी है, वरना जब वह फैल जाती है तो उसे बुझाना असंभव हो जाता है। बूढ़े के इन शब्दों ने रघुवीर के मन पर गहरा प्रभाव डाला और उसके दिल में शांति की एक नई किरण जाग उठी। बूढ़ा अभी कुछ और कहना चाहता था कि तभी स्त्रियां शोर मचाती हुई भीतर आ धमकी। उन्होंने किशन के दंड का समाचार सुन लिया था। हाल ही में पड़ोसिन से झगड़कर लौटी थी और गुस्से से भरी हुई थी। आकर बोली, किशन अब यह धौंस दिखा रहा है कि उसने घूस देकर हाकिम को अपने पक्ष में कर लिया है। अब वह रघुवीर के सभी कारनामों को दर्ज कर महाराज को याचिका भेजने की तैयारी में है। देख लेना क्या मजा चखाता है। आधी जायदाद न छीन ली तो मेरा नाम भी नहीं। यह सुनते ही रघुवीर का मन फिर क्रोध से उबल पड़ा। आषाढ़ी बोने का मौसम था, कामों की भरमार थी, पर रघुवीर का मन इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। वह भुसौल में जाकर पशुओं को भूसा डालने लगा, मानो खुद को काम में डुबोकर इन चिंताओं से बचने की कोशिश कर रहा हो। इस वक्त उसने पिता की उपदेश भरी बातें और किशन से लड़ाई की सारी बात भुला दी थी। जब रात को वह घर लौटा और आराम करने की सोच ही रहा था कि तभी पास से किसी की आवाज सुनाई दी, वह दुष्ट तो मार डालने योग्य है, जिंदा रहकर क्या करेगा। ये शब्द रघुवीर के दिल में आग की लपटों की तरह धधक उठे। उसका गुस्सा फिर भड़क गया। वह चुपचाप खड़ा किशन को गालियां देता रहा, जैसे इन शब्दों ने उसके सारे संयम को जलाकर राख कर दिया हो। जब वह थककर शांत हुआ तो भीतर चला गया। घर के भीतर का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। बहू चुपचाप बैठी ताक रही थी, उसकी पत्नी रसोई में व्यस्त थी, बड़ा बेटा दूध गर्म कर रहा था, मंझला झाड़ू लगा रहा था और छोटा भैंस चराने के लिए बाहर जाने को तैयार था। यह सब सुख की सामग्री थी, लेकिन पड़ोसी के साथ लगातार झगड़े का दुख उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। रघुवीर गुस्से में जलता भुनता घर के भीतर आया, लेकिन पड़ोसी के ताने और धमकियां उसके कानों में गूंजती रहीं। उसने बिना बात सब पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। इस बीच छोटा बेटा भैंस चराने के लिए बाहर निकलने लगा तो रघुवीर भी गुस्से में उसके साथ बाहर चला आया। उसके भीतर की शांति, जो अभी थोड़ी देर पहले पिता के शब्दों से जागी थी, फिर से खो गई थी और क्रोध का ज्वालामुखी फिर से फट पड़ा। रघुवीर का बेटा तो अपने रास्ते चला गया, लेकिन रघुवीर अकेला रहकर सोचने लगा, किशन कितना नीच और कपटी है।
हवा भी तेज चल रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह चोरी छिपे मेरे घर में आग लगा दे और फिर भाग निकले। कितना अच्छा हो अगर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं। बस फिर तो उसकी खैर नहीं, बंदी खाने भेजकर ही दम लूंगा। यह सोचते हुए वह गली की ओर बढ़ा। अचानक उसे दूर कोई आकृति हिलती हुई दिखी। पहले उसे लगा कि वह किशन है, पर पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, केवल चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी और दूर आगे बढ़ा तो पशुशाला के पास एक शख्स हाथ में जलता हुआ फूस का पुला थामे खड़ा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि किशन ही था। यह देखते ही रघुवीर के भीतर का गुस्सा भड़क उठा और वह बाज की तरह उस पर झपट पड़ा कि उसे पकड़ सके। रघुवीर अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था कि किशन ने फूस के पुले से छप्पर में आग लगा दी। आग की लपटों से अचानक सारा इलाका रोशन हो उठा और किशन का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। रघुवीर ने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन किशन ने उसकी आहट पाकर फुर्ती से भागना शुरू कर दिया। रघुवीर ने उसके कुर्ते का पल्ला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किशन ने झटके से खुद को छुड़ाया और फिर से दौड़ा। इसी बीच रघुवीर संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गुस्से से भरा हुआ वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर से उसका पीछा करने लगा। इतने में किशन अपने घर की तरफ भाग चुका था। रघुवीर ने उसके घर पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किशन ने एक लठ से ऐसा वार किया कि रघुवीर चक्कर खाकर धरती पर गिरा और बेसुध हो गया। जब उसकी सुध लौटी तो देखा कि किशन वहां से गायब हो चुका था। उसकी नजरें तुरंत पशुशाला की तरफ गईं, जहां आग की प्रचंड लपटें छप्पर को निगल रही थी। रघुवीर सिर थामकर पुकारने लगा, भाइयों यह क्या हो गया? हाय मेरा सर्वनाश हो गया। उसकी चीखों में इतनी पीड़ा और घबराहट थी कि कंठ रुद्ध हो गया। वह भागने की कोशिश करता पर उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी और वह धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा। फिर किसी तरह उठकर घर की ओर दौड़ा, पर जब तक वह पहुंचा आग चारों ओर फैल चुकी थी। अब कुछ भी करने का समय नहीं बचा था। भय से पड़ोसी भी अपने सामान को घरों से बाहर फेंकने लगे। तेज हवा के झोंकों ने आग को किशन के घर तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते आधा गांव धू धू कर जल उठा। रघुवीर और किशन का सब कुछ स्वाहा हो गया। मुर्गियां, हल, गाड़ी, पशु, कपड़े, अनाज, भूसा सब कुछ राख में बदल गया। शुक्र बस इतना था कि किसी की जान नहीं गई। रात भर आग की लपटें आसमान को छूती रहीं। रघुवीर एक दो बार कुछ सामान बचाने के लिए भीतर घुसने की कोशिश करता, लेकिन आग की प्रचंडता ने उसे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। उसकी दाढ़ी और कपड़े झुलस गए। सुबह होते ही गांव के चौधरी का बेटा उसके पास आया और धीरे से बोला, रघुवीर तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। रघुवीर जो अभी तक सदमे में था पागलपन की हालत में चिल्लाया, कौन से पिता? चौधरी के बेटे ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पिता रघुवीर। इस आग ने उनकी जान ले ली, हम उन्हें अपने घर ले आए हैं। वह अब ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे, जल्दी चलो अंतिम बार उनसे मिल लो। रघुवीर स्तब्ध था, पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वह उसके साथ हो लिया। चौधरी के घर पहुंचने पर बूढ़े पिता को खबर दी गई कि रघुवीर आ गया है। बूढ़े ने थरथराती आवाज में रघुवीर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था, बताओ यह गांव किसने जलाया? रघुवीर अपनी नजरें झुकाए हुए बोला, किशन ने पिताजी। मैंने खुद उसे छप्पर में आग लगाते देखा था। अगर उसी वक्त मैं उसे पकड़ लेता और आग को अपने पैरों तले कुचल देता तो यह हादसा कभी नहीं होता। बूढ़े पिता ने धीमे स्वर में कहा, रघुवीर मेरा अंत समय आ गया है। याद रखना तुमको भी एक दिन इस दुनिया से जाना होगा, लेकिन उससे पहले सच बताओ, दोष किसका है? रघुवीर एकदम मौन हो गया, उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। बूढ़ा फिर से गंभीर आवाज में बोला,
कुछ तो कहो रघुवीर, यह सब किसकी करतूत है? दोष आखिर किसका है? रघुवीर की आंखों में आंसू उमड़ आए। गला भर्राने लगा और कांपती आवाज में बोला, मेरा पिताजी, सब मेरा दोष है। ईश्वर और आप दोनों के सामने मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से कहा, रघुवीर। रघुवीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ पिताजी। बूढ़े ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अब जानते हो क्या करना सही रहेगा? रघुवीर ने अपनी बेपसी जताते हुए कहा, मैं क्या जानूं पिताजी, मेरा तो अब इस गांव में रहना भी मुश्किल हो गया है। बूढ़े ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अगर तुम परमेश्वर की राह पर चलोगे तो तुम्हें कोई भी कष्ट छू नहीं सकेगा। एक बात याद रखो बेटे, अब किसी से यह मत कहना कि आग किसने लगाई थी। जो इंसान किसी का एक दोष क्षमा करता है, भगवान उसके 2 दोष माफ करता है। यह कहकर बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। रघुवीर का क्रोध अब शांत हो चुका था। उसने किसी को नहीं बताया कि आग किसने लगाई थी। पहले तो किशन मन ही मन डरा रहता था, यह सोचकर कि शायद रघुवीर की चुप्पी के पीछे कोई चाल छिपी हो। लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि रघुवीर के दिल में अब कोई बैर नहीं बचा। इसके बाद प्रेम की डोर ने उनके बीच की दुश्मनी को खत्म कर दिया। दोनों ने अपने घर पास पास बनाए और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने लगे। रघुवीर अपने पिता के उपदेश को कभी नहीं भूला, चिंगारी को बुझाना हमेशा बेहतर होता है इससे पहले कि वह आग बन जाए। अब अगर कोई उसे तकलीफ देता तो वह बदला लेने की बजाय सहनशीलता दिखाता। यदि कोई उसे गाली भी दे देता तो वह शांति से समझाता। कुवचन बोलना उचित नहीं है। रघुवीर अपने परिवार वालों को भी यही शिक्षा देता। पहले के मुकाबले अब उसका जीवन शांति और आनंद से भर गया था, क्योंकि उसने सच्चाई और क्षमा का रास्ता अपना लिया था।